Hello friends, so you have seen the revision chapter. In that chapter you have revised alphabet, letters, words, phrases and sentence also. We now only take the definitions of sentence, parts of sentence and types of sentence. Firstly, recall the definition of sentence. What is sentence? So, the sentence is a group of words which convey the complete meaning, complete sense. That's why the definition can be sentence means a group of words having complete sense. Sentence means a group of words having complete sense. For example, she writes a letter. It is a simple sentence. In this sentence, she writes a letter. अर्थात वह एक पत्र लिखती है. इस वाक्य को बोलने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कोई एक लड़की है. सी मीन्स एक लड़की है. वह राइट करती है मतलब लिखती है. क्या लिखती है? लेटर लिखती है. तो इसमें तीन चीजें आ गई. सी राइट्स और लेटर. हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, तो उसका मतलब ये हो गया कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो यदि कंप्लीट होती है तो उसको सेंटेंस कहेंगे. इस सेंटेंस में यदि हम पढ़ते हैं सी और लेटर और राइट यदि हम नहीं लिखते तो क्या होगा? उस वाक्य से हमें सेंस नहीं निकलेगा, उसका मतलब हमें समझ नहीं आएगा. और इसीलिए सी राइट्स का लेटर लिखने के बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने कल भी पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने लिखा था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में पहला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने बताया था कल कि सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं. तो सब्जेक्ट में मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन, जीरन और इंफिनिटिव. Subject can be noun, pronoun, gerund and infinitive. यदि हम इसको थोड़ा और रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें तो नाउन अगर लेते हैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल राम इज रीडिंग अ बुक. इन दिस सेंटेंस राम इज अ नाउन. We can take another example of pronoun. Only first understand the pronoun. Pronoun is the word which is replaced in the place of noun. Suppose राम की जगह हम यदि he लिखते हैं तो क्या होगा? He is reading a book. तो वाक्य में he एक pronoun है और pronoun can be subject. यदि हम ये दोनों वर्ड्स नहीं लेते, कई बार हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो ना तो नाउन होती है ना प्रोनाउन होती है, तो तब वो क्या होती है और वो सब्जेक्ट भी होता है. तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक वाक्य लिखते हैं रीडिंग is my
हॉबी, रीडिंग इज माय हॉबी। इस वाक्य को देखिए, रीडिंग ये एक नाउन है, लेकिन बना कैसे है? तो इसमें जो पहला सेट ऑफ वर्ड है वो है रीड। रीड एंड एक वर्ब होता है पढ़ना। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हुआ। तो रीडिंग ये जो शब्द है ये जीवन है। ये क्या है? जीवन है। ऐसे कई सारे वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं। रीडिंग, वाचिंग, मूविंग, राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड जीवन। नेक्स्ट इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स क्या होता है? तो जो वर्ड दिया हुआ है आईएनजी फॉर्म में, उसको हम यदि आईएनजी हटाकर लिखेंगे, यदि उसको हम आईएनजी हटाकर लिखेंगे तो रीड होगा। और इसके आगे यदि हम टू लिखते हैं तो ये जो टू प्लस वर्ब वाला फॉर्मूला, इसको बोलेंगे इंफिनिटिव। तो इसी वाक्य को हम, इसी सेंटेंस को हम फिर से यदि लिखते हैं तो टू रीड इज माय हॉबी, ऐसे लिखेंगे। अब इस समय जो टू रीड है ये इंफिनिटिव्स हुआ। तो इंफिनिटिव्स कैन बी सब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा था वर्ब। वर्ब में मैंने बताया था कि वर्ब कौन हो सकता है? तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉमन हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कॉमन हेल्पिंग वर्ब कौन से है? तो उसमें कॉमन हेल्पिंग वर्ब में जैसे प्रेजेंट टेंस का अगर हम लिखना चाहें तो डू, डज, एंड, इज, आर, शैल, विल, ये फ्यूचर के हो जाते हैं। और इधर पास्ट में यदि लिखें डू का क्या हो जाता है? डिड। एम इज आर, इसमें एम और इज का भाग हो जाएगा और इसमें आर का वर्ब हो जाता है। इसके बाद टू हैव फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैव प्रेजेंट टेंस में होता है, हैज भी होता है यदि थर्ड पर्सन है तो, और सिंगुलर नाउन है तो। उसके बाद पास्ट टेंस में यदि इसको लिखें तो हैड होगा। तो दीज आर कॉमन हेल्पिंग वर्ब। कॉमन हेल्पिंग वर्ब, इनसे हम अपने वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जस्ट लाइक दैट, यूजिंग डू। डू यू रीड लेटर? डू यू राइट? डू यू मेक एनीथिंग? Just like that. Does he come to school? I am writing, I am reading, I am watching. He is playing. They are coming to the school. I shall go to the market. He will come. Did. Just like that, we can make many sentences using this common auxiliary. इसके बाद वाला जो आता है वो है मॉडल ऑक्सिलियरी। मॉडल ऑक्सिलियरी एक कंप्लीट वर्ड होता है जिसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। तो जिसको हम लिख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी में, इसमें विल भी होता है, मे, माइट, कैन, could, etc. अभी हम इतने ही चेक कर। तो इसमें will, may, might, can, could, etc. ये कम से कम 8-9 मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं जिनको हम अपने जो डेली रूटीन में यूज करते कई बार। I will या it will be reading, may I come in,
It may be rain. He might come on tomorrow. I can swim. He could pay for you, etc. So these are called modal auxiliary. ये मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए। तो इस तरह से हमारा वर्ब होता है। इसके बाद वाला टॉपिक हमने देखा था ऑब्जेक्ट। उसमें हमने जाना था कि वर्ब ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी उसके पहले प्रीपोजिशन लगा होता है। उसके बाद भी और भी कंसेप्ट है, पर अभी हम ये सिंपल कंसेप्ट पर बात करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ही रीड्स बुक। इसमें ये जो बुक है ये नाउन है। अगर बुक की जगह हमने प्रोनाउन लिख दिया he reads it, तो ये हो जाता है प्रोनाउन। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। he gives her a pen। इस वाक्य में देखिए ये जो ऑब्जेक्ट वाला ग्रुप है इसमें हर एक पर्सन है, पेन एक थिंग है। तो इसमें जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो थिंग्स है वो थिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट एक्शन पेन पे हो रही है, इसीलिए पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So students, now we try to understand types of sentence. Types of sentence हमने इसके पहले देखा सेंटेंस किसे कहते हैं कि ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है। हमने ये भी देख लिया कि किसी सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद की जो स्टेप्स है हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो सेंटेंस बोलते हैं हमें उन्हें पहचानना जरूरी है। कई तरह के सेंटेंस हम दिन भर बोलते रहते हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो जैसे डिक्लेरेटिव, इसको दूसरा नाम है असर्टिव, और इसको हम जनरली स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जैसे इसमें एग्जांपल हो सकता है रीना sings a song। In this sentence, someone is telling us that Reena is singing a song। अर्थात रीना सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें एक जानकारी दी जा रही है कि एक लड़की है रीना जो क्या कर रही है या क्या करती है, एक गीत गाती है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई। इसी तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बहुत तरह की जानकारी दी जा सकती है। जनरल इंफॉर्मेशन भी होती है। इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ऐसे सेंटेंस भी इन्वॉल्व है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह के सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और हमने ये देखा अभी तक कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, एंडिंग जो है कभी फुल स्टॉप पे होती है, कभी क्वेश्चन मार्क पे होती है, तो कभी एक्सक्लेमेशन मार्क पे होती है।
इसमें सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई और सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर प्रॉपर्टी है तो इसका एक कंप्लीट सेंस है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई। तीसरी बात, इसका अंत फुल स्टॉप पर हुआ। तो ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फीलिंग्स या अपनी बातें बताने के लिए तीन तरह के सेंटेंस बोलते हैं। एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, कई बार हम ऑर्डर करते हैं, या कई बार किसी को हम कुछ करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इसमें तीनों चीजें लिखेंगे हम। इसमें रिक्वेस्ट होती है, हो सकती है, इसमें कमांड हो सकता है और सजेशन। Imperative sentence means a sentence which gives command. It can be the sentence of request and it can be the suggestion. For example, teacher bring that bottle. Please come to me. You should come on time. There are three sentences. Bring that bottle. The sentence convey us command. इस सेंटेंस में एक तरह का आदेश है, पर इसको यदि हम प्लीज लगाते हैं तो प्लीज ब्रिंग दैट बॉटल अगर कहेंगे तो यह भी एक रिक्वेस्ट हो सकती है। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, प्लीज कम टू मी, देयर इज अ जेंटल रिक्वेस्ट इन दिस सेंटेंस। Please come to me. Then the last sentence, you should come on time. इसमें एक तरह का सजेशन दिया गया है कि आपको समय पे आना चाहिए। तो जब should लगाते हैं, must लगाते हैं, तब एक तरह का सजेशन तैयार होता है। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन तरह की चीजें आती है, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक। वी इंट्रोगेट समथिंग। इसको दूसरे शब्द में क्वेश्चन बोलेंगे। व्हेन वी क्वेश्चन इट बिकम्स इंट्रोगेटिव। इसमें हम दो तरह के क्वेश्चन करते हैं, एक जिसका आंसर yes और नो में आता है और दूसरा ऐसा कि जिसमें डिटेल दिया जाता है। तो डिटेल के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स को यूज करते हैं। यदि हम इसमें एग्जांपल देखें तो पहला क्वेश्चन यदि है डू यू एग्री विथ मी, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं हम, व्हाट इज योर नेम।
These two are very simple sentences. Do you agree with me? With the help of helping verbs, we can make these types of questions. This can be do, does, etc. Do you agree with me का जो आंसर है वो yes और no में आएगा। पर जब हम WH वर्ड से कोई क्वेश्चन करते हैं, What is your name? इसमें हमें डिटेल देनी पड़ती है। आपका नाम क्या है? तो वह व्यक्ति अपना नाम बताएगा, अर्थात डिटेल आंसर WH वर्ड फैमिली से जो तैयार होने वाले क्वेश्चन है उसमें आएगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा अंतिम टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बात हमें याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से होगी, लेकिन इसका अंत क्वेश्चन मार्क से होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका मतलब है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन इमोशंस, फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, अम्यूजमेंट एक्सेट्रा वी कैन ऐड। तो इसमें देखेंगे हम कि किस तरह के वाक्य आएंगे। जैसे वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, what a beautiful flower. Sometimes we say only it is very amusing. अब ये दो ही वाक्य देखेंगे हम, what a beautiful flower और दूसरा है इट इज वेरी अम्यूजिंग। दोनों में लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, पर दोनों की शुरुआत अलग ढंग से हुई है। यहाँ पर लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ। दूसरे में प्रोनाउन यूज किया है हमने, इट इज वेरी अम्यूजिंग। तो इसमें बोलने का जो हमारा ये होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का होगा। जब हम बोलेंगे इट इज वेरी अम्यूजिंग, तब वो एक्सक्लेमेटरी होगा। और जब हम जानकारी देंगे इट इज अम्यूजिंग, तो ये बोलने के ऊपर निश्चित होता है कि कोई असर्टिव सेंटेंस कब एक्सक्लेमेटरी होगा। और पहला जो है तो इसमें हम हाउ से भी एक्सक्लेमेशन कर सकते हैं। हाउ चार्मिंग यू आर, हाउ एक्साइटिंग आई एम। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि चार तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उसके जो दो और सब टाइप्स है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वर्ब पहले यूज होता है, कट द पेपर, ब्रिंग द डॉग। वर्ब से उस सेंटेंस की शुरुआत होती है। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें कभी-कभी हम एक्सक्लेमेशंस का भी या इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। अलास, ब्रावो, सॉरी जैसे शब्द का यूज करके हम एक्सक्लेमेशन बना सकते हैं। तो ये जो हमने आज देखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस पर डिपेंडेंट मैं आपको वर्कशीट So student, hope you have understood the topic types of sentence. Now you can solve the worksheet I will give
you on WhatsApp group. You will complete it and then send on my personal number. Okay.